हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने पॉलिटी या राज्य व्यवस्था विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। अभी तक के सभी लेक्चर्स में हमने ये प्रयास किया है कि हर एक बिंदु पर, हर एक लाइन पर, एक पॉइंट पर आपको सारी चीज़ों को समझा करके आगे बढ़ा जाए। एक एक शब्द पर भी हमने प्रयास किया है कि अच्छे से उसको डिटेल में बता दिया जाए। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे लगातार। लेकिन अब आपकी ये अपनी जिम्मेदारी होगी कि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है तो सिलेबस से जुड़े हुए पॉइंट और क्वेश्चंस भी बढ़ते जाते हैं। तो आपको वापस वो लेक्चर्स लगातार देखने हैं ताकि आपका एक फ्लो बना रहे, और फ्लो के साथ में जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक एक शब्द, एक एक पॉइंट याद होता है। मेरी क्लास का उद्देश्य ही रहता है कि जैसे जैसे आप वीडियो मेरा देखते जाएं उसी तरीके से आपको चीजें याद होती जाए। आपको बाद में पढ़ने के लिए बहुत कम मैटर बचे, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो घर पे अलग से पढ़ना ही है, तो उस पर भी आप ध्यान देते चले ताकि आगे आने वाली जो लेखपाल की या उसके अतिरिक्त भी यूपी SSS की जो भर्तियां हैं, राज्य सरकार की जो भर्तियां हैं, या फिर पुलिस के इंक्लूडिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी में आप पॉलिटी या राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में पूरे तरीके से पारंगत हो जाए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। इसी के साथ में आज मैं फिर से आपके साथ में सामने एक टॉपिक जो चल रहा था उसी को फिर से रख रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको सरकार के 4 भागों पर बात कही थी, चर्चा की थी। इन 4 भागों में से पहला भाग हमने आपको पढ़ाया था विधायिका, जो कि कानून का विधायिका जो कि कानून का निर्माण करती है। अब विधायिका की चर्चा करते हैं तो विधायिका को भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 से 123 यानी अनुच्छेद 79 से 123 में रखा गया है। किसको? विधायिका को। अब ये संविधान की बात फिर आ जाती है कि क्या अनुच्छेद में अलग अलग है। अब अनुच्छेद 79 की जैसे बात करें, अनुच्छेद 79 की बात करते हैं तो इसमें संसद को रखा गया। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में संसद जब आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो हमने वहां पर आर्टिकल 79 की भी चर्चा की थी। बट आर्टिकल 123 ये एक अध्यादेश होता है। अध्यादेश होता है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नियम बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं अध्यादेश। अभी इन सभी पर चर्चा करेंगे जब आपको राष्ट्रपति हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी विधायिका की सिर्फ हमने आपको बात बताई कहां से कहां तक आर्टिकल में रखा गया। इसी तरह कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका को आर्टिकल 52 से 78 में भारतीय संविधान में रखा गया है। जी हाँ, जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 के मध्य रखी गई है, जिसमें राष्ट्रपति भी आता है, साथ ही साथ केंद्र का मंत्रिमंडल और उनसे जुड़ी हुई शक्तियां भी आती है। तो ये पूरा का पूरा आपका कार्यपालिका कहलाता है। अब आप कहोगे कि साहब अनुच्छेद 52 से 78 और 78 के बाद में हमें 79 पे आना चाहिए, तो आप अभी संविधान नहीं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो। और जब राज्य व्यवस्था हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये उद्देश्य है एक विषय पढ़ाने का कि सबसे पहले राज्य व्यवस्था यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको विधायिका पढ़ाया जाए। ये तो अनुच्छेद हमने आपकी जानकारी के लिए लिखे हैं। फिर विधायिका के बाद में कार्यपालिका पढ़ाई जाए, यानी कि जो एक्टिवेट करेगा, रूल को, कानून को क्रियान्वित करेगा। और कार्यपालिका के बाद में फिर कल हमने अपने तीसरे लेक्चर में, जो हमारा तीसरा लेक्चर था, उस तीसरे लेक्चर में हमने आपको न्यायपालिका पढ़ाया था, जिसमें एक पिरामिड बनाया और पिरामिड के माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और न्यायिक पंचायत के साथ साथ पारिवारिक न्यायालय और कुटुंब न्यायालय, इन सभी पर एक चर्चा करके कुछ बिंदु प्रस्तुत किए थे। तो न्यायपालिका की कल तक हमने बात भी की थी। न्यायपालिका में हमने कल अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर के लास्ट समय में हमने आपको कुटुंब न्यायालय के विषय में पढ़ाया था और ये भी बताया था कि कुटुंब न्यायालय का जनक कहा जाता है जस्टिस PN भगवती को। आज हम चौथे स्तंभ की चर्चा करने जा रहे हैं और ये चौथा स्तंभ है भारतीय संविधान का, जिसको हम कहते हैं मीडिया यानी प्रेस। प्रेस की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में प्रेस को भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में रखा गया है और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के प्रथम में इसको स्थान प्रदान किया गया है।
कहने का अर्थ यह है कि भारतीय प्रेस की जो स्वतंत्रता है, जो वाक स्वतंत्रता आती है, वो आती है अनुच्छेद 19 के प्रथम से। अब अनुच्छेद 19 के प्रथम की अगर जो हम यहाँ पर बात करते हैं तो 19 के प्रथम यानी प्रेस मीडिया से जुड़े हुए जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने बोर्ड पर पहले से ही नोट कर रखे हैं। तो जो आपने से नोट कर रहे हैं तो जल्द से जल्द पहले तो इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लें, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन्हीं पॉइंट्स से आपके क्वेश्चंस बनते भी हैं, आए भी हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखते हैं। पहला यहाँ पर प्रेस की बात करते हैं जो कि कानूनी मामलों को उजागर भी करता है। प्रेस की बात करें तो क्वेश्चन बना कि भारतीय प्रेस का जनक किसको कहा जाता है। एक यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं एक लाइन में, समय था 1608 का। 1608 का समय था जब भारत में जहांगीर का साम्राज्य था। जहांगीर एक मुगल बादशाह था और जहांगीर के ही समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आई। और जब ये 1608 ईस्वी में भारत आई तो उस समय जो बादशाह था, मुगल बादशाह था, वो था जहांगीर। और इसी के समय, जहांगीर के ही समय पर अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भी बनाई सूरत में। ये आपको इतिहास में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहां पर हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उल्लेख इसलिए किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से ठीक 150 वर्षों के बाद में, यानी कि समय है 1780 का, समय है 1780 का। ध्यान दे जरा, समय हमने बात कही है, एक टाइम पीरियड की बात कही है और यह समय है 1780 का। 1780 का समय था। उस समय भारत के बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, हमने बोला है भारत के बंगाल का गवर्नर जनरल। याद रखना कि भारत में एक पद आरंभ हुए ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, वो पद थे गवर्नर के, गवर्नर जनरल के, वायसराय के। अब ये सारी चीजें जो आपको पढ़ाई जाती हैं, इतिहास में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कर लें कि भारत के बंगाल की बात करें, बंगाल से ही ये पद आरंभ हुआ है गवर्नर का या गवर्नर जनरल का। तो भारत के बंगाल की बात करें तो भारत के बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये याद रखिएगा, हमने यहां पर शब्द की चर्चा की है कि भारत के बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। इसमें हम थोड़ी सी अपने लिए स्पेस बना रखते हैं क्योंकि अब ग्राफ तो इसकी आवश्यकता है नहीं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। हमने यहां पर बोला है कि भारत के बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये नाम याद रखिएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये आप में से काफी लोगों को पता भी होगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था जो कि बंगाल में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अभी ये एक्ट आपको पढ़ाने हमें राज्य व्यवस्था का ही एक भाग होता है जिसमें हम आपको अधिनियम पढ़ाते हैं। वो अधिनियम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लागू किए गए और उन्हीं के द्वारा फिर आगे शासन बढ़ाया गया। उन्हीं में से सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब वॉरेन हेस्टिंग्स की चर्चा करें तो इसका समय काल अगर जो आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आया था 1772 में और ये रुका था 85 ईस्वी तक, यानी ये हमने टाइम पीरियड साहब लिख दिया यहाँ पर। ये वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड है जो ये भारत में जब तक रहा और जब तक इसने एक अधिकारी के तौर पर भारत के बंगाल में शासन किया। जी हाँ, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के विषय में। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के ही काल में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के ही काल में एक पहली बार एक समाचार पत्र भारत में आरंभ किया गया। जी हाँ, प्रेस का आरंभ आता है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर। यही मेरा उद्देश्य था यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स को बताने का। क्वेश्चन अगर जो बने कि भारत में प्रेस का आरंभ किस गवर्नर जनरल के समय पर हुआ, तो उस गवर्नर जनरल का नाम याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स का जो समय काल है ये है 1772 से 85 तक। तो हमने यहां पर कहा कि भारतीय प्रेस का जनक,
तो याद रखना कि इसी वारेन हेस्टिंग्स के समय पर एक बंगाल का अधिकारी था और इस अधिकारी का नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। ये नाम याद रखना आप, जेम्स अगस्टस हिक्की। इसे ही भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है। फिर से नाम आप देख लें, नाम लिखा हुआ है जेम्स अगस्टस हिक्की। ये जेम्स अगस्टस हिक्की है जिसे भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है और इसी जेम्स अगस्टस हिक्की ने वारेन हेस्टिंग्स के अधिकारी रहते हुए भारत में प्रेस का आरंभ किया था। अब ये तो पहला क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया कि सिंपल सा कि भारतीय प्रेस का जनक कौन, तो जेम्स अगस्टस हिक्की। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेस का आरंभ यानी कि भारत में आरंभकर्ता जो है, आरंभकर्ता को ही हम जनक बोल रहे हैं तो आरंभकर्ता बोले या जनक बोले तो आंसर जेम्स अगस्टस हिक्की है। लेकिन अब जेम्स अगस्टस हिक्की ने कब आरंभ किया और कहां से आरंभ किया, फिर बात आ जाती है कि उसका नाम क्या था। तो अभी नाम पर भी चर्चा करेंगे। तो याद रखना जो प्रेस का आरंभ है ये भारत में हुआ है 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में इसको आरंभ किया गया था कलकत्ता से। जी हाँ, कहां से आरंभ किया गया था? कलकत्ता से। अच्छा चलिए, कलकत्ता शब्द की बात आई है तो एक मिनट कलकत्ता की भी बात कर लेते हैं। कलकत्ता, स्थापना किसने की कलकत्ता की? कलकत्ता किस स्थान पर स्थापित किया गया था, यानी कलकत्ता जहां पर आज हम लोग देखते हैं कोलकाता जिसको बोलते हैं, 1998 में इसको कोलकाता कहा गया। तो कोलकाता जिसका पुराना नाम कलकत्ता, और कलकत्ता किन जगह पर स्थापित हुआ, एक ये क्वेश्चन बना। और इससे अतिरिक्त एक क्वेश्चन बना कि कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई। आइए थोड़ा कलकत्ता शब्द के विषय में हम यहाँ पर जानकारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर जैसे कलकत्ता शब्द की व्याख्या की है, तो कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1690 ईस्वी में। याद रखिएगा, कलकत्ता स्थापित किया गया था 1690 ईस्वी में। अच्छा, कहाँ स्थापित किया गया था, मतलब कि इसके पहले कलकत्ता जहां पर है वहां पर किन किन जगहों का नाम क्या था? तो कलकत्ता जहां पर है इससे पहले वहां पर 3 गांव थे, 3 गांव, विलेज, 3 गांव थे। उनमें से सबसे पहले गांव का नाम याद रखिएगा सूतानुती। शब्द थोड़ा अजीब है लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। सूतानुती पहला गांव। दूसरा गांव कालीकता, दूसरा गांव जो था इसका नाम था कालीकता, और तीसरा गांव था गोविंदपुर। जी हाँ, 3 गांव थे, 3 गांव। पहला गांव सूतानुती, दूसरा गांव कालीकता और तीसरा गांव गोविंदपुर। इन 3 गांव को मिलाकर एक नाम याद रखिएगा, सर जॉर्ज चार्नॉक। जी हाँ, ये आर्टिकल्स इन पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है शुरुआत में ही लेक्चर्स के, तो इनको हम हटा दे रहे ताकि आपका एक नाम, एक क्वेश्चन हम और ऐड कर सके। यहाँ पर हम व्याख्या कर रहे हैं कलकत्ता शब्द की। तो कलकत्ता को स्थापित करने वाला यानी कि इसका संस्थापक नाम याद रखिएगा, सर जॉर्ज चार्नॉक। ये याद रखिएगा, सर जॉर्ज चार्नॉक। ये वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने 1690 ईस्वी में सूतानुती, कालीकता और गोविंदपुर, ये 3 गांव ऐसे थे जिन गांव को मिलाकर एक स्थापित किया शहर, और उस शहर का नाम रखा गया कलकत्ता, जिसको 1998 में 1998 में एक नया नाम मिल गया और वो नाम मिल गया कोलकाता, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। खैर, अभी हम शहरों पर डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था की। और राज्य व्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं प्रेस को, और प्रेस में हमने पहला क्वेश्चन देखा कि भारतीय प्रेस का जनक कौन है, तो जेम्स अगस्टस हिक्की। और जो जेम्स अगस्टस हिक्की था, इसने भारत में जो प्रेस का आरंभ किया, तो ये कब किया, तो समय है 1780 का। कहां से किया, तो ये स्थान है कलकत्ता। कलकत्ता की स्थापना कब हुई, 1690 में। किन किन जगहों पर हुई, तो 3 जगह याद रखना, सूतानुती, कालीकता और गोविंदपुर। अब किसने स्थापना की कलकत्ता की, तो कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है सर जॉर्ज चार्नॉक को।
सर जॉर्ज चारनॉक। काफी लोगों ने ये नाम पहले भी सुना है, काफी लोगों को ये बात पता भी होगी, लेकिन हमारा ध्येय ये है कि जो भी शब्द आए उसकी व्याख्या करें, जैसा कि हमने लेक्चर के शुरुआत में ही आपसे बोला था। लेकिन जो कलकत्ता के विषय में हमने बताया है ये आपके सिलेबस से कतई अलग नहीं है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बना है कि कलकत्ता की स्थापना किन गांव के स्थान पर हुई थी। गांव का नाम पूछा गया है, तो गांव का पहला नाम, जिस गांव के स्थान पर कलकत्ता आज हम जानते हैं, तो उस गांव का पहला नाम था सूतानुती, दूसरा गांव था नाम कालीकता और तीसरा गांव का नाम था गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर बना दिया गया कलकत्ता। कलकत्ता से जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में आरंभ किया था प्रेस का। लेकिन अब ये क्वेश्चन बना कि जो आरंभ किया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में कलकत्ता से, उस समाचार पत्र का नाम क्या है? उस समाचार पत्र का नाम क्या है? और समय की तो बात है, हालांकि हमने पहले कर ली है लेकिन दोबारा लिख देंगे 1780। फिर उसकी भाषा क्या थी और उसका संपादक कौन था? तो आइए इन क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अभी अभी हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया कि भारतीय प्रेस का जनक, फिर दूसरा क्वेश्चन बताया कि प्रेस का आरंभ कहां से कैसे हुआ, और अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन के विषय में। तो बाद बाकी अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं उनको हम यहां से इरेज कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम समाचार पत्र का नाम, तो नाम याद रखिएगा बंगाल गजट था। बंगाल गजट। समय तो वही है 1780, यही था भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। भाषा, इसकी भाषा थी अंग्रेजी, याद रखिएगा इसकी भाषा थी अंग्रेजी। जो लोग इस वीडियो से अपने क्वेश्चंस को फाइंड कर पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, अपने जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको समझ पा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आज आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अंग्रेजी शब्द की हमने चर्चा की है और अंग्रेजी में ही भारत का पहला समाचार पत्र लिखा गया और उसका नाम था बंगाल गजट। तो होमवर्क आपका ये है कि भारत में अंग्रेजी को विषय के रूप में कब आरंभ किया गया। एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन सुने। भारत में अंग्रेजी को सब्जेक्ट के रूप में या विषय के रूप में कब आरंभ किया गया? आप अगले मेरे वीडियो तक, अगले लेक्चर तक अपना आंसर टाइप करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी ये चीजें ज्ञात हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो कहां तक आपने पढ़ा है। खैर, अभी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रथम समाचार पत्र की। नाम है बंगाल गजट 1780 में और भाषा है अंग्रेजी, और संपादक में फिर से वही नाम आ जाएगा जो अभी अभी नाम हमने लिखा था, जेम्स अगस्टस हिक्की। बार बार वही नाम हम इसलिए बोल रहे ताकि आपको याद हो जाए। तो ये तो प्रथम समाचार पत्र की बात हुई, लेकिन हमने अभी बात कही है अंग्रेजी भाषा की। ये साहब नोट करते चलिएगा, जो लोग नोट कर रहे हैं। नाम के बाद में भाषा और भाषा के बाद में संपादक कौन है भारत के पहले समाचार पत्र का। लेकिन अभी साहब हमने भाषा की बात कही है, तो भाषा जो आई है ये है अंग्रेजी। एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि भारत का जब पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र बंगाल गजट है, तो भारत में पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन है? भाई हिंदी भाषा की भी बात करेंगे, याद रखिए आपकी अपनी मातृभाषा हिंदी, और हिंदी दिवस की चर्चा करें तो अभी हिंदी दिवस से संबंधित कई क्वेश्चन भी बनेंगे, आगे चर्चा करेंगे हिंदी दिवस पर भी। फिलहाल हिंदी भाषा की हमने बात कही है, तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, तो क्वेश्चन बना कि कब आरंभ हुआ, यानी आरंभ का समय क्या है। तो ये आरंभ हुआ 1826 में, याद रखना 1826 में आरंभ हुआ। स्थान पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र किस स्थान से आरंभ हुआ। तो कुछ लोग इसमें बनारस भी आंसर बताते हैं, लेकिन आपका आंसर सही है कलकत्ता। बनारस भी बताते हैं लेकिन आंसर सही है कलकत्ता। अब उसका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा उद्दंत मार्तंड। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं,
उद्दंत मार्तंड, इस उद्दंत मार्तंड को हम एक बार अलग से भी लिख दे रहे, ये नाम लिखा हुआ है उद्दंत मार्तंड, ये आप नोट कर लें। ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है और किसने आरंभ किया था? संपादक की भी बात करें तो संपादक का नाम याद रखना, जुगल किशोर, ये हम यहां पर लिख दे रहे हैं। जो हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है, इसके आरंभकर्ता अगर जो आपसे पूछे जाए यानी संपादक पूछा जाए तो नाम याद रखना जुगल किशोर शर्मा, जुगल किशोर शर्मा। वैसे आप जुगल किशोर नाम सिर्फ याद रखें, इतना आपके लिए काफी है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रेस के विषय में, और प्रेस की हमने जब चर्चा की तो प्रेस से जुड़े हुए ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है। हमने कहा भारतीय प्रेस का जनक तो जेम्स अगस्टस हिक्की, फिर हमने कहा प्रेस का आरंभ कब हुआ, तो आरंभ यानी समय जो हुआ वो 1780 और स्थान जो है कलकत्ता। फिर प्रथम समाचार पत्र की चर्चा करें यानी जो प्रेस का आरंभ हुआ, तो प्रेस का आरंभ का मतलब है समाचार पत्र से, तो नाम और समय, तो नाम है भारत के पहले समाचार पत्र का बंगाल गजट 1780, भाषा अंग्रेजी, संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की। हिंदी भाषा की हमने चर्चा की तो हिंदी भाषा के संपादक का नाम है जुगल किशोर और इसका आरंभ का समय है 1826, स्थान है कलकत्ता और स्थान के साथ साथ नाम की चर्चा करें तो नाम है उद्दंत मार्तंड। ये बात हुई प्रेस के इंट्रोडक्शन की। आप नोट कर रहे होंगे, इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन प्रेस का और बनाते हैं जो कई बार आपके सीजीएल में पूछा गया है, तो क्योंकि ये सीजीएल में पूछा गया है यानी एसएससी में आया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेखपाल जैसी भर्तियों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया है? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, अभी इसका आंसर भी हम यहां पर लिखेंगे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया है? तो आप लोगों ने ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये सारी चीजें हम हटा रहे हैं और अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं जो जुड़े हुए हैं प्रेस से ही। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे भारतीय प्रेस के विषय में और भारतीय प्रेस में ही आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन हमने बोला, क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है। तो जब हम भारतीय प्रेस के विषय में चर्चा करते हैं तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता याद रखिएगा, नाम है चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। जी हाँ, ये नाम है चार्ल्स मेटकॉफ, आप नाम याद रखिएगा, नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। ये भी एक गवर्नर जनरल था और ये गवर्नर जनरल था भारत का। जी हाँ, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1833 के चार्टर एक्ट में जब भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया तो विलियम बेंटिक 1835 में 1835 में भारत से वापस ब्रिटेन गया और उसके स्थान पर एक नया गवर्नर जनरल बनाया गया भारत का और उसका नाम रखा गया उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ और वो भारत का गवर्नर जनरल बना। लेकिन चार्ल्स मेटकॉफ का टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है, तो भारत में इसका टाइम पीरियड याद रखना 1835 से 36 तक है। यानी ये वो टाइम पीरियड है जब चार्ल्स मेटकॉफ भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसे ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि भारतीय प्रेस पर यानी प्रेस पर जितने भी नियंत्रण रखे गए थे, चाहे वो विलियम बेंटिक हो या विलियम बेंटिक के पहले की चर्चा करें तो एक नाम है राउडिन हेस्टिंग्स। राउडिन हेस्टिंग्स के पहले की बात करें तो मिंटो प्रथम, या मिंटो प्रथम के पहले की बात करें तो वेलेज़ली, या वेलेज़ली के पहले की बात करें कॉर्नवालिस। ये जितने भी हमने नाम लिए सब गवर्नर जनरल के ही नाम है। ये वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने का कार्य किया, लेकिन उस नियंत्रण को हटाया चार्ल्स मेटकॉफ ने। तो क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस से सभी नियंत्रण को हटा दिए थे, इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। अब जब समाचार पत्र की हम बात करते हैं तो बात आती है जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की। तो एक क्वेश्चन बना कि राष्ट्रीय पत्रकारिता जो आरंभ हुई है, जो भारत में जो पत्रकारिता है, तो क्वेश्चन बना कि राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक किसको कहा जाता है।
क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। याद रखिएगा ये नाम, ये कई बार आपने सुना होगा, ये नाम सती प्रथा से जुड़ा हुआ है, जो सती प्रथा को समाप्त करने वाला नाम है ये नाम जुड़ा हुआ है ब्रह्म समाज की स्थापना से, ये नाम जुड़ा हुआ है अकबर से, जो अकबर द्वितीय था, अकबर सेकंड था। तो ये जो नाम आता है राजा, ये इनका नाम नहीं है, ये राम मोहन राय का उपाधि है, पोस्ट है राजा, और ये पोस्ट दी थी राजा राम मोहन राय को, यानी राम मोहन राय को जो राजा की पोस्ट मिली वो अकबर द्वितीय सेकंड के द्वारा मिली। तो वो क्यों मिली उसकी चर्चा इतिहास में होती है, वो अभी इतिहास सब्जेक्ट नहीं है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता राजा राम मोहन राय को। एक नाम याद रखना, उर्दू भाषा की बात करें कि उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था, तो नाम याद रखिएगा मिरातुल। मिरातुल ये शब्द हम यहां पर लिख दे रहे हैं। जब हम उर्दू भाषा की चर्चा करते हैं तो उर्दू भाषा का जो पहला समाचार पत्र था, इसका नाम था मिरातुल अखबार, यानी मिरातुल न्यूज़पेपर था। ये उर्दू भाषा का पहला था। फिर हमने हिंदी भाषा की चर्चा की और फिर हमने पहले अंग्रेजी या भारत के ही पहले समाचार पत्र की बात कही है। तो मिरातुल अखबार जो आरंभ किया गया था, किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो नाम याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आरंभ किया गया था। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक या राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। अब जब प्रेस की बात कर रहे हैं तो कुछ बिंदुओं पर और भी चर्चा कर लेते हैं प्रेस से जुड़े हुए। ये आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन एक बनता है कि जब मुक्तिदाता की हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता की। तो क्वेश्चन बना आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 मई को। कब मनाया जाता है भाई? 3 मई को। एक क्वेश्चन और बना कि भारत की बात करें तो ये सूचकांक हर बार जारी होता है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये हर बार जारी होता है। इस बार भी यानी कि जो 2020 का था, 2019-20 का सूचकांक भी जारी किया गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019-20 में भारत का स्थान कौन सा रहा? फिर से मेरा एक बार क्वेश्चन सुने, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये क्वेश्चन हम यहां पर इसको भी ऐड कर दे रहे हैं ताकि आप नोट करते चलें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019-20 में जो भारत है, जो हमारा भारत है, इसका क्या इसमें रैंकिंग रही है? तो आंसर याद रखिएगा 140वीं रैंक थी जो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019-20 था। एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं जो प्रेस से ही रिलेटेड है। आइए वो उस क्वेश्चन पर भी चर्चा कर ले रहे हैं। मेरा प्रयास है साहब कि प्रेस से जुड़े हुए जितने मुख्य बिंदु हैं कम से कम उन पर तो चर्चा एक बार कर ही ली जाए। बाद बाकी प्रेस जो पूरा का पूरा एक टॉपिक है, ये एक पृथक टॉपिक होता है, आगे कभी इस पर हम लोग पूरी तरह चर्चा दोबारा करेंगे। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय जो पत्रकारिता है, यहीं से क्वेश्चन हम बना रहे हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। ये आप याद रखना। तो ये कुछ यहाँ पर आपके सामने हमने प्रेस से जुड़े हुए पॉइंट रखे हैं। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से नोट कर लेंगे, ध्यान से इनको आपको पढ़ना भी है। क्वेश्चन अगर जो बनता है प्राथमिकता, यानी कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है यदि प्रेस से, तो पहले यही उससे क्वेश्चन होते हैं जो वो रख देता है। इसके अतिरिक्त फिर क्वेश्चन जो बनेंगे तो उन पर हम कभी एक टॉपिक ले लेंगे प्रेस, और पूरा वीडियो उसी पर डिपेंड करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप पढ़ रहे
थे राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, और पॉलिटी की जब हमने चर्चा की है तो पॉलिटी में आप पढ़ रहे थे सरकार। जी हाँ, पॉलिटी में आप पढ़ रहे थे सरकार, और सरकार के 4 भाग हमने बताए थे। जब हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो पॉलिटी में आप पढ़ रहे थे सरकार, और सरकार के हमने 4 भाग बताए थे, जिसमें हम चौथे स्तंभ पर चर्चा कर रहे थे। वो चौथा स्तंभ आपने पढ़ा प्रेस। अब हम अपने राज्य व्यवस्था में इंटर करते हैं। ये तो आज का जो चौथा लेक्चर आपने देखा मेरा, इस चौथे लेक्चर तक पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था की जब हम चर्चा करें तो उसका सिर्फ अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब हम इंटर करते हैं राज्य व्यवस्था में, और राज्य व्यवस्था में इंटर करते हुए, क्योंकि भारत की जब हम चर्चा करें तो भारत में जो भी राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए बिंदु हैं, ये बिंदु सबसे अधिक प्रभावित हैं ब्रिटेन से। तो हम एक पॉइंट में, एक नजर में भारत और ब्रिटेन के जो संविधान हैं इनमें भी कंपैरिजन देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन कई मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की आज शुरुआत करते हैं। चलिए, तो अभी जैसा कि प्रेस को हमने समाप्त किया और हमने एक डिफरेंस पर बात करने के लिए आगे बढ़े हैं, एक अंतर पे बात करने के लिए बढ़े हैं, और वो अंतर है जो ब्रिटेन और भारत के मध्य का है, संविधान से जुड़ा हुआ, राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर हमने सामने इस चीज़ को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इन पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं वो ध्यान से नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। पहले तो हम ब्रिटेन की बात करते हैं। अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में, यानी कि जब ये टॉपिक हमने शुरुआत किया था, ये पॉलिटी हमने शुरुआत की थी, तो पहला लेक्चर जो था उस पहले लेक्चर में हमने राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष इन 2 शब्दों का जिक्र किया था। आज उन्हीं पर आधारित पूरे के पूरे पॉइंट्स होंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष की बात करते हैं। तो जो ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष होगा, ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है, ये राष्ट्राध्यक्ष होता है वंशानुगत। ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष होता है वंशानुगत। वहीं जब हम भारत की चर्चा करते हैं तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा ये निर्वाचित होगा। हमने निर्वाचित लिखा है, नियुक्त नहीं लिखा है। हमने इलेक्टेड लिखा है, सेलेक्टेड नहीं लिखा है। जो भारत में जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्राध्यक्ष का पद होता है, ये एक इलेक्टेड होता है, इलेक्शन के द्वारा होता है, और उसका नाम हमने लिया था एकल संपूर्णीय मत पद्धति। इसकी आगे हम जिक्र करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर ब्रिटेन की बात करते हैं, यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है। तो एक शब्द यहाँ से आ गया, और वो शब्द है गणतंत्र, रिपब्लिकन। रिपब्लिकन कंट्री की जब हम चर्चा करते हैं, रिपब्लिक की बात करते, गणतंत्र की बात करते हैं, तो उस गणतंत्र की परिभाषा अब यहीं से आपके समक्ष रख दे रहे हैं। याद रखिएगा, हमने आपसे बताया था कि जो गणतंत्र होता है वहां पर राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। फिर से बोल रहे हैं, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्राध्यक्ष हमेशा निर्वाचित होता है, नियुक्त नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता। अब यहां पर आप कह रहे हो कि वंशानुगत क्या है? ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष का पद। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन गणतंत्र देश नहीं है। और भारत के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र देश है। फिर से आइए यहां पर फिर से बात करते हैं जरा। अब बात करते हैं थोड़ा ब्रिटेन के संसद की और न्यायपालिका की। याद रखना, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में संसद ही सबसे बड़ी शक्ति है। जी हाँ, ब्रिटेन में संसद सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि संसद के द्वारा बनाए हुए कानून का पुनरावलोकन या परीक्षण नहीं कर सकती वहां की न्यायपालिका। आइए इस बात को यहां पर लिख करके समझते हैं। हमने कहा कि ब्रिटेन में संसद द्वारा बनाए कानून का पुनरावलोकन न्यायपालिका नहीं कर सकती। ये कहां पर हमने बात कही है?
ये बात कही है हमने ब्रिटेन के लिए। हमने कहा है कि जो संसद है ये जो भी कानून बनाएगी उसका पुनरावलोकन, यानी कि क्या उसमें सही है क्या उसमें गलत है, ये पुनरावलोकन करने का अधिकार वहां की न्यायपालिका को नहीं है। लेकिन जरा भारत की बात करें तो भारत में याद रखिएगा, संसद द्वारा बनाए कानून का पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट या हम कह सकते हैं न्यायपालिका करती है। तो इससे एक क्वेश्चन साहब और निकल करके बाहर आ गया। क्वेश्चन ये निकल करके आ गया कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट यहीं से आया है कि संसद द्वारा कानून का पुनरावलोकन करेगी सुप्रीम कोर्ट, कहां पर, भारत में। तो क्वेश्चन बना भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है। यहां पर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहा गया है। तो इसी से आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि पुनरावलोकन कौन कर रहा है यहां पर, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है ये कहा गया है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि जो भी भारत का संविधान है उसकी अंतिम व्याख्या, एक क्वेश्चन और बनाते हैं और क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है। ये आप जरा ध्यान से इसको पढ़ें, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या। तो ये क्वेश्चन अगर जो पूछा जाए तब भी आंसर आपका होना चाहिए क्या, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या भी न्यायपालिका करेगी और भारतीय संविधान का संरक्षक भी न्यायपालिका को ही माना गया है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका सबसे बड़ी शक्ति है। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा है कि पुनरावलोकन हो और अंतिम व्याख्या करता हो, ये दोनों के दोनों कहा गया है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो अब क्वेश्चन बना कि फिर भारत में जब संविधान की हम चर्चा कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट संरक्षक भी हमने बोल दिया है और अंतिम व्याख्याकर्ता भी बोल दिया है, तो भारत में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो उसके पहले हम जानते हैं कि ब्रिटेन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ये आप ध्यान से इसको नोट करते चलेंगे ताकि इन पॉइंट्स से आपके क्वेश्चन बने तो बाहर ना जाए। हमने कहा कि ब्रिटेन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, पावर क्या है। तो ब्रिटेन में सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है क्या, संसद। जी हाँ, अभी आपने कहा कि संसद जो भी कह देगी वही वहां का कानून होगा, उसमें जांच करने का, निरीक्षण करने का, पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं है किसको, न्यायपालिका को। तो मतलब तो यही हुआ फिर कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, संसद। भारत की बात करें, भारत की यहां पर व्याख्या कर लेते हैं एक मिनट कि भारत में फिर सबसे बड़ी शक्ति क्या है, बताएं साहब, भारत में सबसे बड़ी शक्ति क्या कहलाती है आपके अनुसार। साथ में जब आप लाइव क्लास में हैं तो लाइव क्लास में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने का यही एक आपको फायदा मिलता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आप कमेंट में तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया करो, हम समय भी देते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि भारत में सबसे बड़ी शक्ति किसको कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा कि भारत में सबसे बड़ी शक्ति किसको कहा गया। तो देखिए, भारत में अगर जो हम संसद की बात करें तो संसद ठीक है, एक शक्ति है भारत की, लेकिन संसद के जितने भी मंत्री हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य, या फिर संसद के लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति को दिया गया है। अब राष्ट्रपति की बात करें, अगर जो राष्ट्रपति सबसे बड़ी शक्ति आप मान रहे हो, तो
आप याद रखना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जाता है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 61 के तहत। याद रखना, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और इस महाभियोग की जो शक्ति है वो शक्ति है किसके पास? संसद के पास। तो यानी अब तो राष्ट्रपति भी बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, राष्ट्रपति के साथ साथ जब हम चर्चा करते हैं, हो सकता है कि आपके कहने का मतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है, तो आइए सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति भी शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है 124 का चौथा, ये अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 124 के चौथे पार्ट के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो हटाने के लिए उस पर जो महाभियोग चलाया जाता है, उस पर महाभियोग जो चलाया जाएगा वो प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? संसद पे। और संसद जब उसको पूरी तरीके से पारित कर देगा, यानी लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तो संसद के द्वारा पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाया जा रहा है उस पर अंतिम मान्यता दी गई है किसको? राष्ट्रपति को। यानी कि इस हिसाब से अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बड़ा हुआ, ना तो संसद बड़ा, ना तो राष्ट्रपति बड़ा, तो फिर बड़ा कौन हुआ भारत में? तो जरा ध्यान से समझें। हम यहां पर संसद को मिला दें, राष्ट्रपति को मिला दें और सुप्रीम कोर्ट को मिला दें। जब हम इन सभी को मिला देते हैं तो बन जाता है क्या? संविधान। जी हाँ, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है संविधान। संविधान को ही भारत में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में कोई भी ऐसा पद नहीं है, कोई भी ऐसा भवन नहीं है जिसको भारत में सबसे अधिक शक्तियां दी गई हैं सिवाय संविधान के। तो भारत में सबसे बड़ी शक्ति है संविधान और ब्रिटेन में सबसे बड़ी शक्ति कौन है? संसद है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इनको भी आप नोट करते चलिएगा। जिस तरह से हम समझा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं आपको थोड़ा सा शब्द रिपीट करने के लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन आपको एक बार में समझना होगा क्योंकि ऑनलाइन वीडियो है और ऑनलाइन वीडियो में हम एक लिमिटेड समय के तहत आपके सामने रह सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ब्रिटेन में सबसे बड़ी शक्ति है संसद और भारत में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संविधान। फिर देखते हैं ब्रिटेन की बात करें। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला सूख रहा है। ब्रिटेन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संसद। और भारत में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संविधान। अब ब्रिटेन की बात करते, थोड़ा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। हमने राष्ट्राध्यक्ष की बात कर ली, अब शासनाध्यक्ष की भी बात कर लेते हैं। तो जो ब्रिटेन का जो शासनाध्यक्ष है ये हमेशा एक ब्रिटेन के निश्चित सदन का ही सदस्य होगा। देखिए जरा, आप इस बात को भी आप समझ ले जरा कि जैसे हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसके दो भाग हैं, दो सदन है। कहने का अर्थ है दो सदन है। दो सदन में एक सदन को हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और एक सदस्य को हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जिस तरह भारत में लोकसभा है उसी तरह ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन्स। यहां पर हम एल के लिख दे रहे हैं, एल के लोकसभा। और जिस तरह हाउस ऑफ लॉर्ड है ब्रिटेन में उसी तरह भारत में है राज्यसभा। तो इतना अभी समझाने के लिए काफी है। ब्रिटेन की हमने चर्चा की है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट की बात की है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के दो सदन है, जिस तरह भारत में संसद के दो सदन होते हैं। तो जिस तरह भारत में लोकसभा है तो उसी समान ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन्स। जिस तरह भारत में राज्यसभा है उसी तरह ब्रिटेन में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
तो हम यहां पर शासनाध्यक्ष की बात कर रहे थे। तो जो ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष होता है यह, यानी ब्रिटेन का जो शासनाध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होगा, इसके अतिरिक्त नहीं। लेकिन वहीं पर शासनाध्यक्ष मतलब हम फिर से बता दें पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, ये शब्द हमने पहले ही आपको बता रखे हैं सभी के सभी। भारत की अगर जो यहीं पर हम बात करें तो भारत में जो पीएम होगा या जो शासनाध्यक्ष होगा, अब शब्द अगर जो हम पीएम लिखे शासनाध्यक्ष लिखे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पहले ही हम उस पर लेकर के चल रहे। तो भारत की बात करते तो भारत का पीएम कहाँ का सदस्य होना चाहिए? तो भारत में जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा, चलिए इसको हम पूरा बार बार एल के नहीं लिखते हैं, ये मेरी जब हम पढ़ाते हैं तो ये कुछ वर्ड हैं जो मेरे यूनिक हैं और उनको हम पूरा नहीं लिखते, लेकिन आपके लिए पूरा लिख रहे हैं। पीएम यानी जो प्राइम मिनिस्टर भारत में है, ये लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या दोनों सदनों का ही सदस्य होता है। दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य ना हो। ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि ये हमने क्या बोला, फिर से सुनो ये पूरा पॉइंट मेरा। हमने कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, शासनाध्यक्ष की बात करें तो ये लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है या फिर इन दोनों में से किसी का भी वो सदस्य ना हो तब भी वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। जी हाँ, भारत में प्रधानमंत्री प्रारंभ में बनने के लिए किसी भी सदन की आवश्यक नहीं है सदस्यता। लेकिन जब हम यहां पर पहले पॉइंट की बात करेंगे कि या तो वो लोकसभा का सदस्य हो, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि या तो वो राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन जब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य ना हो, वो भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा क्यों है? तो याद रखिएगा कि जब हम भारत की चर्चा करते हैं, भारत में प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं, तो अगर जो कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनता है जो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, तो फिर ऐसे कंडीशन में उसको 6 माह के अंदर 6 माह के अंतराल में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। फिर से हम बोल रहे हैं, यदि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन जाता है जो ना तो लोकसभा का सदस्य हो ना ही राज्यसभा का सदस्य हो, यानी दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य ना हो, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो फिर उसको 6 महीने के अंतराल में किसी भी एक सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना उसके लिए अनिवार्य होगा। अतः यदि वो अनिवार्य नहीं है, मतलब कि अगर जो वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है, तो 6 माह के पश्चात उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। तो ये बात रही ब्रिटेन और भारत के संविधान में क्या क्या आखिर अंतर हैं, क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, इन पर हमने अभी चर्चा की है। और हमें ऐसा लग भी रहा है कि इस डिफरेंस से, ये जो डिफरेंस पर हमने अभी अभी चर्चा की है, इस डिफरेंस के माध्यम से आपको कई नए बिंदु, कई नए पॉइंट जरूर मिले होंगे। तो आप इन सभी पॉइंटों को नोट कर लेंगे, इनको याद कर लेंगे, इनको समझाया भी है हमने। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इन सभी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको याद कम करना पड़ेगा, सारा कुछ हमने समझाने का प्रयास किया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चौथे लेक्चर के रूप में आज ये पॉलिटी हमने आपके सामने रखी है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे हमारा लेक्चर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लेक्चर का जो एक इम्पोर्टेंस है, लेक्चर के इम्पोर्टेंस भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग क्वेश्चन कभी भी पॉलिटी के देख रहे होंगे तो उनको अब तक जितना हमने पढ़ाया इसी में से काफी क्वेश्चन मिल गए होंगे, लेकिन अभी हमने आपको पॉलिटी का मात्र 15
15% भाग ही पढ़ाया, अभी काफ़ी पॉलिटी बाकी है। तो आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में जो आपको ये ऑनलाइन वीडियो गौरव क्लासेस के माध्यम से अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने पहली बार तो गौरव क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो 6 बजे का हमारा एक प्रीमियर होता है, ये 6 बजे का प्रीमियर अधिक से अधिक लोग देख पाए। लाइव क्लास हमारी 6 बजे की ये रहती है और प्रत्येक दिन 6 बजे की इस क्लास में हम आपको जीके के पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जो लेखपाल अभी मेरा उद्देश्य है। लेखपाल में इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल भी क्वेश्चन हम आपका बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आप मेरे सभी लेक्चर्स को कितना ज़्यादा ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर जो आपको उनमें कोई क्वेश्चन बनता है, हम बार बार कहते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर लिखें, पूछें, हम उन क्वेश्चंस को तुरंत आपका आंसर दे देंगे। अच्छा, तो ये तो बात रही हमारे आज के वीडियो के विषय में। आपको ये हमारा आज का वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताएं और लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो लॉकडाउन में जो स्टूडेंट आपके जो मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, जो घर पे हैं, किसी कारणवश वो भी जुड़ नहीं पाए अभी तक चैनल से, तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि जितना अधिक हो सके उतने अधिक स्टूडेंट्स तक ये पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट लेक्चर पहुंचाए जा सके। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आप सभी सुरक्षित रहें और बहुत सुरक्षित रहें। धन्यवाद।